What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 को पूरा वन शॉट में खत्म करेंगे. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट लेट्स बिगिन. तो यहाँ पर आ रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की. तो देखो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये मैनेजमेंट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. हम हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में दिन भर हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही कर रहे हैं. ठीक है, हमारी घर में मम्मी भी जो है वो भी क्या करती है, मैनेजमेंट करती है. सुबह खाने में क्या बनाना है, शाम को खाने में क्या बनाना है, ठीक है, अगले दिन क्या बनाना है, उनको इसका टेंशन रहता है. वो सारी चीजों को क्या करती है, मैनेज करती है. तो मैनेजमेंट क्या है, तो हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझते हैं. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप होती है. इसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एक सीक्वेंस में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. काम को करना या किसी से करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. जो भी आपका टारगेट है, गोल है, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए. और जहां पर भी हम गोल की बात करेंगे तो पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल की. किसकी बात करेंगे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की. कैसे अचीव हो जाए गोल, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब ये दो नई टर्म आई है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पर काम पूरा हो जाए. एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा जो भी गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए. तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ना, कोई थिंग नहीं है जो एक बार की और खत्म हो गई. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. काम को करना या किसी से करवाना जिससे जिसका मेन एम क्या होता है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाए, अचीव हो जाए. अब अगर हम समझे तो यहाँ पर तीन वर्ड थे, एक था प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी, या फिर इसको एफिशिएंटली भी बोलते हैं. तो सबसे पहले अगर हम समझे प्रोसेस, तो प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि इट रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप. इट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेटिंग थिंग्स डन. देखो मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन होते हैं. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनको सीक्वेंस में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर काम करने के लिए लोगों को हायर करते हैं, देन उनको काम में डायरेक्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग करी थी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आपको 5 चैप्टर्स है और इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. फिर बात करें इफेक्टिवनेस की, तो यहाँ पर देखो क्या आता है बेटा, टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. इसको याद रखना आप शॉर्ट फॉर्म में, टी स्टैंड्स फॉर टाइम. तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड टारगेट है, जो भी आपका वर्क है वो टाइम पर क्या हो जाए बच्चों, पूरा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, काम हो जाए विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है उनका क्या हो जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए. तो मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. हमने यहाँ पर इतनी बात करी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुना, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. अब अगर बात करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर, ध्यान से सुनना. अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की तो देखो मैंने क्या बोला, पहले क्या आता है, टी, विच इज रिलेटेड टू टाइम. यहाँ पर एफिशिएंसी या एफिशिएंटली क्या आता है बेटा, सी, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट. तो यहाँ पर अगर हम समझे कि जो भी आपका टास्क है, जॉब है, वो नो मैटर कितनी भी कॉस्ट आ जाए, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लग जाए, बट टाइम पे पूरा होना चाहिए. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव एंड रिजल्ट. जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो टाइम पे क्या हो सके बच्चों, अचीव हो सके. इसका मेन कंसीडरेशन क्या होता है कि जो भी टास्क है वो हमारा टाइम पे पूरा होना चाहिए, टाइम पे पूरा होना चाहिए. अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी टास्क है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए, मतलब कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट हो जाए. टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब यहाँ पर आपको कॉस्ट में बेनिफिट होना चाहिए. मतलब जो भी अगर हम बात करें कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए,
साथ ही साथ कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज का क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब मिनिमम कॉस्ट भी लगे और रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, उनका क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यहाँ से भी एक आध दो मार्क्स में केस स्टडी पूछी जा सकती है, ये टॉपिक भी बहुत काम का था। आगे अगर पढ़े तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी को बोलते हैं ना यार वो ऐसा है वैसा है, तो वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। देखो मैनेजमेंट वही व्यक्ति करेगा जिसकी लाइफ में गोल है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम टूवर्ड्स गोल, जिसके पास गोल है वही क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट क्या है बेटा, परवेसिव है। व्हाट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल है। फिर मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन है। मैनेजमेंट एक डायमेंशन नहीं है, मैनेजमेंट में 3 डायमेंशन आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन। फिर मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। व्हाट इज दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपकी लाइफ का एक गोल अचीव होगा, दूसरा गोल आ जाएगा, आपके एक बार पूरे फंक्शन कंप्लीट हुए, वापस से फंक्शंस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। मैनेजमेंट कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं करता है बेटा, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी होता है ना, अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करता, इट इज ऑलवेज रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इसमें आई नहीं वी की बात होती है, हम मिलके क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकेला व्यक्ति होगा तो किसको मैनेज करेगा, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहां पर क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो बाहर एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने से उसको हम इजीली इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर लेते हैं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है। देखो मैनेजमेंट दिखता नहीं है ना, ऐसा नहीं कि वो देखो मैनेजमेंट जा रहा है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। व्हाट इज दैट इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट हमको दिखता नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंस हमको क्या होती है, फील होती है। अब वन बाय वन हमको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या आता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पढ़ते हैं पहले, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स व्हिच आर द बेसिक रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट unites the effort of individual in the organization towards achieving this goal। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट किया ही जाता है टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का रहने का कारण ही क्या है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, गोल है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट हमको मदद भी करता है उस गोल को इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली क्या करने में, अचीव करने में। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करना, टूवर्ड्स वन डायरेक्शन में लेके जाना, जिससे हमारा जो गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल। देखो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ठीक है, ये हर जगह है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था शुरुआत में, घर में भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, ऑफिस में भी मैनेजमेंट होता है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट है। कैसे, कि आज मुझे इसकी वीडियो बनाना है तो इसके लिए इसकी पीपीटी रेडी होना चाहिए, ठीक है, कैमरा में प्रॉपर सारी चीजें एडिट करके रखिए, कौन सा आईएसओ है, ठीक है, एक्सपोजर क्या है, ये पूरा क्या है बेटा, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टिव इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन, एट एवरी लेवल। सीधी सी बात है, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रही है और स्मॉल स्केल पे, सब जगह मैनेजमेंट की नीड होती है, और मैनेजमेंट हर जगह होता है। और मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। व्हाट इज दैट नेवर एंडिंग फंक्शन, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप लोग 10th में आए, 10th में आपने स्टडी करी, मैनेजमेंट किया, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, आप 11th में आए, 11th में आए, फिर आपने पढ़ाई करी, पूरा मैनेजमेंट किया, सारी स्टडीज को मैनेज किया, अब आप 12th में आ गए। अब आप 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, 12th के बाद फिर कॉलेज के लिए करोगे, फिर जॉब के लिए करोगे। तो ये जो मैनेजमेंट है ये आपको जिंदगी भर करना है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है बेटा, एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक बार परफॉर्म करी जाए फॉर ऑल, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती जाती है। जैसे अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअसली रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक गोल अचीव होता है, हमारे सामने क्या आ जाता है, दूसरा गोल आ जाता है। चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा अगर आवाज वगैरह में ग्लिच आ रहा हो तो मैनेज कर लेना बच्चों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना। चलो बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे,
ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन contribute towards achieving the goal set by the organization. It is a group activity because management requires group of people to achieve the required goal या required job. देखो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो भी गोल है वो मेरा इंडिविजुअल गोल नहीं है, ये हम सबका गोल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोई इंडिविजुअल नहीं होता बेटा, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो मैनेजमेंट कभी भी, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल नहीं करता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। इंडिविजुअल व्यक्ति को मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। आगे अगर हम समझे तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका मतलब क्या होता है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज टू बी अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट in order to be successful an organization must be change itself and its goal। अगर सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन भी है। कैसे कि आज अगर हम देखें तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उस चेंज को क्या कर सकते हो बच्चों? अडॉप्ट कर सकते हो। फिर आता है मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जिसको आप देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। जैसे अगर आपका गोल अचीव हो रहा है, सारी चीजें टाइम पे हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये क्या है? मिसमैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। व्हेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड in accordance with its plan, employees are happy and satisfied and there is no order lines instead of chaos। देखो सीधी सी बात है, अगर गोल अचीव हो रहा है, अगर सारी चीजें क्या हो रही हैं? अचीव हो रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर हमको दिख जाता है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा टाइम टू टाइम गोल अचीव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमको मिसमैनेजमेंट भी क्या होता है? समझ में आ जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब आता है लास्ट, मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज इट? मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो इसके कई सारे डायमेंशन है। अगर देखें तो 3 डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्जिस्टेंस का एक ही कारण है, काम। अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं होगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा, वर्क ही नहीं होगा तो हम किसके लिए मैनेजमेंट करेंगे? तो पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि व्हाट इज टू बी डन, कि मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। हमारा मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमारा जो भी टारगेट है, गोल है, वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट इज टू बी डन। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, भैया काम कौन करेगा? लोग करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में अगर हम बात करें तो किसका हाथ होता है? ह्यूमन रिसोर्स का। हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। तो इसको भी मैनेजमेंट का ही काम है कि उसको क्या करके रखना है? मैनेज करके रखना है। तो यहाँ पर क्या है? पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स। लोग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। तो मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant। सीधी सी बात है, लोगों का भी मैनेजमेंट करना ताकि वो अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसके अंदर वर्क प्लस पीपल को हम क्या कर देते हैं बेटा? मिक्स कर देते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। ऑपरेशंस रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन साइकिल की सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? ऑपरेशंस कहलाती है। जैसे इनपुट खरीदना, क्योंकि हम इनपुट नहीं खरीदेंगे, उसको कन्वर्ट करना सेमी फिनिश गुड में, फिर उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड में। सेमी फिनिश का मतलब क्या होता है? अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, और फिनिश मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क व्हाट इज टू बी डन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल बाय हुम इट इज टू बी डन। ठीक है, क्योंकि करने वाले कौन है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव, टास्क को कंप्लीट करने वाले कौन है? पीपल, तो उनका मैनेजमेंट। और फिर आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब हमारे पास करने वाला काम है, लोग हैं, तो फिर आता है ऑपरेशन, जहां पर हम क्या करते हैं? सीधी सी बात है, चीजों को हम ओवरऑल क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल को ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इनपुट को बाय करते हैं, फिर उनको सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ओवरऑल हम देखें तो काम और पीपल दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती है। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव की। देखो स्वाभाविक सी बात है, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि आप सबकी लाइफ में आपका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, एंड रिजल्ट। कोई भी काम करने का एंड रिजल्ट क्या है? वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कहलाता है।
तो ऑब्जेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। और जो हमारा मैनेजमेंट है उसका यही काम होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, अगर सीधी भाषा में बोलूं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब ये दोनों वर्ड से मैंने आपको फेमिलियर करा दिया है, इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आता है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो हमारा मैनेजमेंट करने का पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, गोल है, वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन should utilize human and material resources to the maximum possible advantage. These are survival, profit and growth. देखो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका हम बेस्ट पॉसिबल क्या कर लें, यूटिलाइजेशन कर लें। तो इसी के अंदर फिर तीन आते हैं जिसको आप याद रख सकते हो, एसपीजी है ना, ये कमांडो वाली बात नहीं हो रही है। एसपीजी का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। देखो ऑर्गेनाइजेशन के तीन पिलर भी आप मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप आए हो मार्केट के अंदर तो आपको सर्वाइव करना है। देन आफ्टर जब आप लंबे समय तक मार्केट के अंदर हो तो फिर आप, क्योंकि सर्वाइवल से तो काम चलेगा नहीं, फिर किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट की, है ना, बोलने की बात होती है, बिना प्रॉफिट के काम नहीं होता बेटा। फिर एक बार प्रॉफिट कमाने लग गया तो उसको घर नहीं ले आना, उसको वापस बिजनेस में लगाना है, जिससे आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। भाई सीधी सी बात है, जब आप नए नए मार्केट के अंदर आए हो तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इतना पैसा कमा ले, है ना, ऐसे ऐसे पॉजिटिव डिसीजन ले जिससे क्या हो, इतना पैसा हम कमा ले कि हमारी जितनी भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जितनी भी लागत आ रही है वो क्या हो जाए बेटा, कवर हो जाए। घर मत ले जाओ पहली बार में पैसा, है ना, पहले मार्केट में स्टेबल होने के बारे में सोचो। तो इसका मतलब क्या है, इतना पैसा कमा लो, इतना रेवेन्यू कमा लो कि आपके बिजनेस में जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है वो आपकी फुलफिल हो जाए। फिर एक बार आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलते जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फिर आप जाओ प्रॉफिट पे। तो अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो ही मैं आगे बिजनेस करूंगा। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो मैं लॉन्ग रन में आगे टिक ही नहीं पाऊंगा मार्केट के अंदर। तो पहले आपने सर्वाइवल कर लिया, इतना पैसा कमा लिया कि आपकी कॉस्ट कवर हो गई। अब आपका नेक्स्ट मोटिव क्या आता है, आपको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, जिससे आप सर्वाइव भी कर सको और धीरे धीरे क्या कर सको, ग्रो कर सको। देखो मार्केट में ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉन्ग रन तक देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को देख रहे हो, तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, फिर आपको काय पे जाना पड़ेगा, प्रॉफिट पे। एक बार प्रॉफिट कमाने लग गए देन आप जाओ ग्रोथ पे। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ इंडिकेट हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। देखो आपकी ग्रोथ कैसे पता लगेगी, ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे चैनल की ग्रोथ, है ना, हमारे चैनल की जो ग्रोथ है वो कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ गए, ठीक है, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ गए, ठीक है, नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ गए, है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना बेटा। बहुत मेहनत लग रही है, आप देख सकते हो ये पसीना आ ही रहा है ना, ठंड में भी पसीना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मेहनत हो रही है। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। कोई भी डाउट आया है ना, अपने भैया से पूछने में कोई शर्म नहीं है बेटा, कमेंट कर देना। चल तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी अपॉर्चुनिटीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया उनके पोटेंशियल तक। जैसे आपकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गए, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गए, तो ये आपकी क्या करते हैं, प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इसको कंप्लीट करता है कि आपका बिजनेस अब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। फिर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है बच्चों, सोसाइटी में। किसके रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी के। अच्छा ये सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए तो बेनिफिशियल ही है, बिजनेसमैन के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, अरे भाई क्या हुआ, चलो इसको वापस देखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, है ना बच्चों, धीरे धीरे होती रहती कलाकारियां चलनी चाहिए जीवन में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो सोसाइटी के टुवर्ड्स भी उसकी कुछ क्या होती है बेटा, कमिटमेंट होती है। जैसे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सोसाइटी, आसपास के लोगों के लिए क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, ठीक है, ये सब इसकी क्या होती है बेटा, जिम्मेदारियां होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी।
प्रोवाइडिंग या प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। इनको क्या करना, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे रीजनेबल प्राइस पे क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड का क्या करना, यूज करना प्रोडक्शन के लिए, ऐसी चीजें करना, ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो, प्रोटेक्ट हो। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं करना, है ना, फ्रॉड नहीं करना। ठीक है, कस्टमर के साथ अच्छे बॉन्ड डेवलप करना, किसी भी प्रकार से हमारे एनवायरमेंट को या हमारी सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना, सोसाइटी के हमेशा हित में क्या करना है, काम करना है। यही एक बिजनेस का क्या होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। आगे बात करें, क्योंकि अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले कौन है काम, मैनेजर हैं, लोग हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के उनके प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से, क्योंकि हमने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस वीडियो के नीचे। एज एम्प्लॉयज आर as employees are most important resources of every company and satisfy and motivate employee contribute maximum of the organization। सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। कोई भी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स उनके यहाँ काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड रहे, है ना, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल दे रहा है, अपना मैक्सिमम आउटकम दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो है, ऑर्गेनाइजेशन का भी अपने एम्प्लॉय के प्रति कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू एम्प्लॉय, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दे, है ना, अच्छी सैलरी दे कि उनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। गिविंग रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉय, है ना, अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दे, रिकॉग्निशन दे। ठीक है, अपने नाम की एक पहचान दे, अगर वो अच्छा सजेशन लेके आ रहे हैं तो उनके सजेशन को वेलकम करो, उसके लिए उनको रिवॉर्ड दो। ये सब क्या आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। साथ ही साथ उनको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर आसपास नॉइजी एनवायरनमेंट होगा तो क्या मैं वीडियो को शूट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना जरूरी है ना, जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर हमको एक बोलते हैं सेफ्टी फील होना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, तो वहां काम करने में मजा आता है। सीधी बात, रिकॉग्निशन मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, है ना, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है बेटा, है ना, सामने वाले को आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो बदले में आपको और ज्यादा काम करके देगा और अच्छा काम करके देगा। हर चीज पैसे से नहीं होती। रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड, है ना, आसपास जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनमें भी आपके जो व्यवहार हो, रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्निशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टॉप पे बैठे हो तो आप अथॉरिटी दिखा रहे हो, ये सब नहीं करना है। अच्छे से क्या करना है, आपको उनको ट्रीट करना है। वर्कर मे बी लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। और देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये सारे पॉइंट्स नेग्लेक्ट करोगे, छोड़ के जाओगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाना पड़ेगा, और किसको, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी और पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। और देखो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं तो एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस। अब देखो बेटा, जो हमको हमारे जीवन में मिलती है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन में एक जो लाइन है, ये ध्यान रखना, केस स्टडी में देखने के लिए मिल जाती है, तो ये लाइन आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी ये लाइन लिखी मिल जाए, मैं अभी पढ़ूंगा क्या लाइन है वो, तो समझ जाना वह इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो क्या है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सक्सेसफुल होती है तो बाय चांस नहीं होती है बेटा, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करती है, जानबूझ के एक प्रोसेस फॉलो करती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम सब ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़े, वो फीचर्स को ही अगर हम हेल्प लगा दे, मैं सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ, हेल्प लगा दे तो वो हमारी क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। क्यों, कि मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक तरीके से नीड बोल सकते हो आप। तो सबसे पहला अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हमको ऑर्गेनाइजेशन गोल, ग्रुप गोल अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हमको एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है
तो बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे अंदर के एनवायरनमेंट में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है उसके हिसाब से हम हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी क्या करता है, मदद करता है थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल अचीव हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्सनल गोल भी क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो इन द absence ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, देखो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है, अगर मैं आज बात करूं हम यहाँ काम करें, हमारा ही मैनेजमेंट नहीं है ढंग का, तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स, देखो ये आ गया बेटा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क, मैनेजमेंट क्या बनाता है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। जब हम आपस में काम करते हैं, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमारा तालमेल अच्छा होता है। जब हमारा तालमेल अच्छा होता है तो हमारे जितने भी गोल्स है वो एक डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं, हमारे गोल की तरफ, और हमारे एफर्ट्स को हम एक ही गोल की तरफ लगाते हैं, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। क्यों? मैनेजमेंट increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity। देखो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीजें प्रॉपर है, तो ये क्या करेगा, आपकी कॉस्ट को कम करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो ये हमारे टाइम जो है, हमारा टाइम उसको कम करता है। कैसे कम करता है? इफेक्टिवली। आज अगर मैं बोलूँ तो मेरे आने से पहले ये लाइटें वगैरह सब चालू हो गई थी, ये पीपीटी यहाँ पर लग गई थी, कैमरा सेट हो चुका था, तो ये हमारा क्या है बेटा, ओवरऑल मैनेजमेंट है। साथ ही साथ ये हमारी कॉस्ट को भी क्या करता है, कम करता है, और हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या बनाता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कैसे? हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को अगर हम बात करें इजीली, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें डेली बेसिस पे चेंज आता है। हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, हमारे दो एनवायरनमेंट है, मान लो एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डे बाय डे चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में डे बाय डे चेंज आता है। तो उस चेंज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अडॉप्ट करने में जब हम इंटरनली उसको अडॉप्ट करते हैं, तो अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो वो हमको क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो वर्कर है वो हेजिटेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, घबराते हैं काम को करने में कि चेंज आ गया है। तो यहाँ पर उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट उनकी क्या करता है, मदद करता है, जिससे वो चेंज को क्या कर लेते हैं, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। मैनेजमेंट हमको उसमें भी क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है या हमारी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। किसके रिसोर्सेज यूज करती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सोसाइटी का भी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। कैसे करता है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी को क्या करता है बच्चों, अडॉप्ट करता है। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको पहले ही इसका आंसर बता दूं तो बच्चों ध्यान रखना, मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज आर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन मैंने सबसे पहले बोली थी, मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। और कैसे करवाना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलो आगे देखते हैं। तो आता है आर्ट। मैनेजमेंट क्या है बच्चों, एक फुल फ्लेज आर्ट है। क्या सर मैनेजमेंट साइंस है? तो बोलूंगा बेटा नहीं, मैनेजमेंट, एक सेकेंड, मैनेजमेंट साइंस नहीं है, नया नया है बच्चों अभी। मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस। हाँ, लेकिन अगर पेपर में बोले क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, तो हाँ बोथ है, लेकिन अकेला साइंस बिल्कुल भी नहीं है, अकेला वो इन एग्जैक्ट साइंस है, अकेला वो क्या है, आर्ट है। सर प्रोफेशन है क्या? देखो प्रोफेशन आज की तारीख में देखें तो आज की तारीख में तो प्रोफेशन है ना, एमबीए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम इसकी बात करें बुक के हिसाब से तो ये ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। ये क्या है अगर हम बात करें तो ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन बना नहीं है, अभी उस रास्ते पे चल रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये क्या बन जाएगा, प्रोफेशन
बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे आर्ट से, मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे प्रोफेशन से, मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे, चाहे लिखा हुआ था क्या, मैं वहां से डिजाइन डाल रहा हूँ, देखो मैनेजमेंट को हम कंपेयर किससे करेंगे बेटा, साइंस से। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर हम इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे मैनेजमेंट के साथ, और अगर पॉइंट मैच कर जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, आर्ट है, साइंस है या बोथ है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन बेटा पेपर वाले थोड़ी बात रहेंगे कि सर ने पहले बता दिया तो आप भी पहले कर लो, आपको उसको सिस्टमैटिक मैनर में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है, देखो कलर भी सेम है, चलो कोई बात नहीं। साइंस क्या है, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एट एनी टाइम। तो यहाँ पर साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों ये पॉइंट अभी बार बार आएगा, तो इसका मतलब मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ठीक है, पढ़ने के लिए किताबें और प्रॉपर स्टडी मटेरियल की वो बात कर रहा है ना, कि हमारे पास पढ़ने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। तो अगर हम साइंस की बात करें तो जी हाँ, साइंस का हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, और जो साइंस है बेटा वो जर्नल ट्रुथ बताता है ना, जर्नल ट्रुथ जिसको आप कहीं पर भी कभी भी चेक कर सकते हो, फैक्ट्स पे बेस है। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, है ना। अब ये केमिस्ट्री की क्लास नहीं है बट समझ लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, वाटर होता है। अब तुम दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर इनके जो भी जनरल ट्रुथ है उसको आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय पर क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब पहला पॉइंट हम मैच करते हैं मैनेजमेंट के साथ, क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, कि जो भी चीजें साइंस में वहां सब प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और प्रॉपर स्टडी मटेरियल। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास अगर हम बोले तो मैनेजमेंट का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और साइंस का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो अभी हम देखा हमने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, वाटर, ये डेवलप हुए हैं बेटा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, है ना, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आए, बट वो किस पे बेस्ड होते हैं, डील किससे करते हैं, ह्यूमन बीइंग से। और इंसान का नेचर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। अभी थोड़ी देर पहले कोई हंस रहा था फिर रोने लग जाता है, तो किसी का भी जो नेचर है उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट आधा तो मैच हो गया। आधा मैच कैसे हो गया, कि भैया जो इसके भी प्रिंसिपल है जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्द उसका भी वीडियो आ जाएगा, आप इसको तो देखिए पहले। तो उसके अंदर जो हम पढ़ने वाले वहां पर हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी रातों रात डेवलप नहीं हुए बेटा, बार बार एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही डेवलप हुए। लेकिन बस उसमें एक बात है कि वो इंसानों से डील करता है, और इंसानों से डील कर पाना वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके नेचर को हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, हाफ हाफ प्रेजेंट है, हाफ हाफ प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। व्हाट इज दैट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखो सीधी सी बात है ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी अपन ने बनाया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, ये क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, अब मुझे इतना पता है, मैं कहीं पर भी चले जाऊं दुनिया के किसी भी कोने में, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी हम मिलाएंगे वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की, तो जब भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से हमको प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अगर सिचुएशन फेवरेबल है या सिचुएशन कुछ अलग डिमांड कर रही है, तो उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल है उनको हमको क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई ऑल्टर करना पड़ता है। तो ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, 3 फीचर हमने पढ़े, जिसमें से एक फीचर पूरा पूरा मैच कर गया, एक हाफ हाफ कर गया, और एक तो बिल्कुल नहीं करा, तो इसको हम एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे इन एग्जैक्ट साइंस। क्या बोलेंगे, इन एग्जैक्ट साइंस। अब आर्ट की बात करते हैं, देखो मजा आएगा, यहाँ पर थोड़ा गाना वाना हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फुल फ्लेज आर्ट है। आर्ट refers to skill and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experiment. देखो आर्ट क्या है, आर्ट भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ना,
सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसके अंदर ये बेस्ड होता है क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस पे। एक आर्टिस्ट जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है बेटा, उसके पास भी स्टडी मटेरियल सेम है ना, उसके भी सुर ताल है, पूरा स्टडी मटेरियल होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो एक आर्टिस्ट है वो उसकी एक क्रिएटिविटी से जाना जाता है। जैसे कोई सिंगर है बहुत ऊंचा गाते हैं, कोई बहुत नीचा गाते हैं, तो यहाँ पर वो उसके पर्सनल क्रिएटिविटी से जाना जाता है। और वो क्रिएटिविटी कैसे आती है, जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है। एक मैनेजर भी, प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, बेसिक है, सारी चीजें, लेकिन एक अच्छा मैनेजर कब बनता है, जब प्रिंसिपल्स का अच्छे से यूज कर रहा है, जब वो सिचुएशन से अच्छे से डील कर रहा है, तो वो क्या बनता है, एक अच्छा मैनेजर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पर आर्ट में प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, तो हाँ सर मैनेजमेंट भी है, तो ये पॉइंट मैच हो गया। दूसरा अगर हम बात करें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज एक आर्टिस्ट की सेम है, सारे गामा पादा निसा सुर क्या है बेटा, सेम है, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड वो क्या करता है, अप्लाई करता है, कोई ऊंचा गाता है, कोई नीचा गाता है। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो सेम है, बट उसको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई ऑल्टर करके एक मैनेजर लगाता है, जिससे उसको क्या मिलता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब एक मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट के साथ क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो एक अच्छा आर्टिस्ट कब बनता है, जब वो क्रिएटिविटी लेके आता है, जब वो क्या करता है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या आता है, परफेक्शन आता है। तो यहाँ पर एक अच्छा मैनेजर भी कब बनेगा, जब वो बार बार क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, क्रिएटिविटी लेके आएगा, है ना, प्रिंसिपल्स को अच्छे से क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट के साथ क्या होता है, मैच होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस वर्सेस आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस है कि मैनेजमेंट आर्ट है? तो ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने देखा कि यहाँ पर एक फीचर प्रेजेंट है, whereas टू आर नॉट, दो प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एक आधा आधा था, तो मैंने उसको मना ही कर दिया कि रहने दे भाई, तू मत, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हम इसको प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको किस नाम से बुला सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस या एक सोशल साइंस के नाम से हम इसको बुला सकते हैं ना। चलो फिर आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो अगर ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने देखा, ये अभी हमने यहाँ देखा था, ये तीनों पॉइंट क्या हो रहे थे बच्चों, मैच हो रहे थे। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, दूसरों से काम कराने की कला को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। नाम ही है मैनेजमेंट, कौन करता है, मैनेजर करता है, जो सारी चीजों को क्या करता है, मैनेज करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आता है मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एज वेल एज सॉरी मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अगर हम इसको समझे तो मैनेजमेंट बेटा दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लेकिन अगर सिर्फ साइंस की बात करें तो सिर्फ साइंस नहीं है, फिर वो क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। थोड़ा सा है ना, मुंह में पूरे छाले वगैरह हुए हैं, तो थोड़ा मैच कर लेना बेटा, है ना, अगर कुछ आगे पीछे जा रहा हो। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन की बात करते हैं। तो प्रोफेशन या प्रोफेशनल व्यक्ति कौन होता है, जिसके पास कोई भी स्पेशल स्किल होती है, किसी भी काम का, किसी भी ऑक्यूपेशन का एक स्पेशलाइज नॉलेज होता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोफेशनल बोल देते हैं। और प्रोफेशन क्या है, जिसमें एंट्री क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड है। तो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जिसमें उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति परफॉर्म करता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, जिसके पास ये सारी चीजें होती है, जो प्रोफेशन में होता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। तो जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो, स्किल हो, और इसमें एंट्री कैसी रहती है बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रहती है। द मेन एम ऑफ प्रोफेशन आर एस फॉलो। तो मेन फीचर क्या है, सॉरी एम बोल दिया मैंने, फीचर क्या है प्रोफेशन के, वो देखते हैं, इसके साथ मैच करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैच हो ही जाएगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सीधी सी बात है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, मैनेजमेंट है, मतलब स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो एक प्रोफेशन के अंदर आने के लिए आपको वहां पर एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फील्ड से क्वालिफाइड होना पड़ता है। जैसे अगर आपको एक सीए बनना है तो आपको सीए का एग्जाम देना है, और आईसीएआई, ठीक है, आईसीएआई से क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो हमारे यहाँ तो हर इंसान जो मैनेज कर रहा है सारी चीजों को, वो क्या बन जाता है, मैनेजर बन जाता है। तो यहाँ पर अभी तक तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैनेजर बनने के लिए डिग्री लेना पड़ेगा, या मैनेजमेंट में आने के लिए या मैनेजर बनने के लिए आपको पर्टिकुलर सर्टिफाइड होना पड़ेगा, पर प्रोफेशन के अंदर तो है। तो ये पॉइंट तो हमारा इसके साथ मैच नहीं होता है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। देखो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हो
तो आप उसके क्या करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। अगर आप जुड़े ही नहीं हो तो आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे क्या, नहीं करोगे। तो ये पॉइंट भी हमारा उसके साथ क्या होता है, मैच नहीं होता। देखो प्रोफेशनल वाला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, लेकिन जो जुड़ा ही नहीं है वो कैसे फॉलो करेगा, तो ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो ऑल द प्रोफेशनल आर एफिलिएटेड to a professional association which regulates entry and frame code of conduct relating to the profession. So presently this feature is not present in management. देखो स्वाभाविक सी बात है, मैनेजमेंट के लिए अभी कोई भी एसोसिएशन नहीं है। सर्विस मोटिव की बात करें तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर आते हो तो आप क्या करते हो, आपका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। जैसे मैं टीचर बाय प्रोफेशन, तो ये मेरा क्या है बेटा, मैं क्या दे रहा हूँ, अपनी सर्विस दे रहा हूँ, है ना। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, तो डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है। मतलब यहाँ पर मॉनेटरी चीजें बाद में आती है, देखो रियल लाइफ में सब अलग होता है, लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर पहला मोटिव जो होता है प्रोफेशन का वो क्या होता है, सर्विस का होता है। लेकिन एक मैनेजर क्या करता है बेटा, पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पर सर्विस मोटिव भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लगभग एक पॉइंट मैच हुआ, बाकी नहीं हुए, तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग क्या है, ये एक प्रोफेशन है। अब आता है अगला टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेवल सबके निकलेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन उसी के निकलेंगे जो आखिरी तक इस वीडियो को देखेगा। इस चैप्टर से लेवल उसी के निकलेंगे, मतलब इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन उसी से बनेंगे जो आखिरी तक इस वीडियो को देखेगा। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मींस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर, द लोएस्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड स्टेटस। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट के लेवल्स, देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग मैनेजीरियल लेवल पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बेसिकली टेक्निकली सारे, एक तरीके से अगर हम बोले तो सारे ली बोल लो, कितने हैं बेटा, तीन हैं, कितने हैं, तीन, टॉप, मिडिल और लोअर या बॉटम, या फिर आप इसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये पिरामिड की, या आपने लगभग आपकी बुक के अंदर देखा होगा, तो मैं इसको बहुत अच्छे से पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, तीन लेवल होती है, कितनी लेवल होती है, तीन कलर ऐसा लिया जाए जो इसके ऊपर दिखे। तो भाई हमारी पीपीटी को किसी की नजर नहीं लगे तो अपन काला कलर ले लेते हैं। सबसे पहले आता है टॉप, क्या आता है बेटा, टॉप, फिर क्या आता है मिडिल, फिर क्या आता है लोअर। अच्छा ये लोअर पे भी क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, तो ये भी एक मैनेजरियल लेवल है। इसके नीचे आती है एक्चुअल वर्कर या एक्चुअल वर्कफोर्स, इसमें आती है। और ये जो लोअर लेवल होता है ये एक्चुअल वर्कफोर्स से डायरेक्टली क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो तीन लेवल होती है, सबसे पहले होता है टॉप, फिर होता है मिडिल और फिर क्या होता है लोअर। और लोअर के ही नाम होते हैं सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। सर आगे देखें तो टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो जितने भी चीफ लोग होते हैं ना बेटा, यहाँ पर मैं चीफ लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे सीईओ, सीएमओ, सीएसओ, चीफ सेल्स ऑफिसर, ठीक है। सीईओ मुझे पता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देना, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सीएमओ, इसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, ये सब किस में आते हैं बेटा, टॉप पे आते हैं ना, तुम्हारा भाई टॉप पे, तो ये सब क्या होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं। फिर आता है मिडिल लेवल, इसको मैनेजरियल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कौन आते हैं, मैनेजर आते हैं। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जितने भी मैनेजर वाले लोग हैं, मतलब मैनेजर है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है लोअर लेवल, लोअर लेवल मतलब सुपरवाइजर हो गए, क्लर्क हो गए, ठीक है। ये जितने भी बाबू लोग होते हैं ना, अभी समझ रहे हो ना, जितने भी बाबू लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है, इसके नीचे आता है एक्चुअल वर्कफोर्स, और ये जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये किससे लिंक रहता है, एक्चुअल वर्कफोर्स से लिंक रहता है। अब साइड में दो पेंसिल दिख रही होगी, है ना, ये साइड में आपको दो पेंसिल दिख रही होगी, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। तो ये पेंसिल हमको कुछ बता के जा रही है, क्या बता के जा रही है, देखो समझते हैं। ये बता रही है कि भाई जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, या पेंसिल नीचे की तरफ जा रही है ना, वो क्या बता रही है आपको, अथॉरिटी, क्या बता रही है, अथॉरिटी की जो पावर है, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, वो आपकी बेटा डाउन होते जाती है। मतलब पहले सबसे ज्यादा पावर टॉप के पास, फिर मिडिल के पास, फिर लोअर के पास और फिर वर्कफोर्स के पास। मतलब ये जो पावर है वो हर लेवल पे धीरे धीरे बढ़ती है, पर सबसे ज्यादा किस पे होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास पावर होती है। फिर इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी ऊपर की तरफ जा रही है, सबसे पहले वर्कर,
फिर लोअर लेवल, फिर कौन आ गया मिडिल लेवल, फिर कौन आ गया आपका टॉप लेवल। तो ये किसके ऊपर होती है बेटा जिम्मेदारी, अगर हम बोले तो सबसे पहले आती है वर्कर के ऊपर, फिर लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल। मतलब पावर सबसे ज्यादा ऊपर, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा नीचे, बहुत नाइंसाफी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है बेटा टॉप टू बॉटम, और जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहां से चलती है बॉटम टू टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं कि टॉप लेवल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो दे कंसिस्ट, सबसे पहले टॉप लेवल पढ़ रहे हैं, तो टॉप लेवल पढ़ रहे हैं भाई, कलर तो चेंज कर लें, दिखेगा ही नहीं, चलो देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी सीनियर लोग हैं, टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, वो आते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ crucial person essential for leading and directing the efforts of other people. The manager working at this level have maximum authority. सीधी सी बात है, इसमें वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसको डायरेक्ट करके सही करते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करने का किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। अब इसके क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं। तो पहला, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जितने भी टारगेट है उसको सेट करना, गोल्स बनाना, ठीक है, सबसे पहली बात है ना बेटा, गोल्स बनाना। चलो आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, ठीक है, जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसी है उसको फ्रेम करने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल का होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है, कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज होती हैं। विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, और ये लोग किसके साथ कनेक्ट होते हैं बेटा, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले, ये सब इनको पता लगता रहता है, और उसके हिसाब से फिर ये क्या करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं। अगर बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन, है ना, देखो यहाँ पर पिन लग गया, दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन, ये क्या है बेटा, लिंकिंग पिन है, किसके बीच में, टॉप और लोअर के बीच में। अगर हम ये डायग्राम को वापस देखें तो आप ये डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि जो मिडिल लेवल वाला है ये क्या है बेटा, ये सैंडविच के आलू की तरह है ना, जो बीच में है, क्या है, बीच में है। अगर हम बात करें तो ये एक लिंकिंग पिन है, टॉप को लोअर से जोड़ने के जो पिन का काम करता है, एक लिंकिंग पिन का, वो कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। They exercise the function of top level for their department as they make plans and policy for the department, organize and collect the resources. सीधी सी बात है, जो भी plans and policy top level ने बनाई है उसको मैनेजर्स जो है वो अलग अलग लोअर लेवल पे जो लोग हैं, फिर वर्कर है, उनसे कनेक्ट करके उनको ये चीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, ये सारा काम करते हैं। फाइंडिंग आउट, इनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो लोगों को हायर करने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, इनके डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंटल, एक तरीके से बोलूं तो हेड्स आते हैं, है ना, मैंने डिपार्टमेंट यहाँ से चुरा लिया, तो डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं वो आते हैं, तो ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, और जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है वो किसको बताना, लोअर लेवल को बताना, क्योंकि फिर इनके बाद आते हैं हमारे वर्कर्स, इनके बाद कौन आता है बेटा, वर्कर्स आते हैं, फिर ये लोग वर्कर्स से क्या करते हैं, एक्चुअल वर्कफोर्स से डील करते हैं। साथ ही साथ मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी, सीधी बात, मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुम काम कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तुम पढ़ सकते हो, तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, जो भी लोअर लेवल है, वर्कर है, इनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ लोअर लेवल इनको जो समस्याएं हैं वर्कर की, जिसको हम बोलते हैं ग्रीवियंसेस, वो बताता है, और ये किसको बताते हैं, टॉप को बताते हैं। तो ऐसे एडिशनल पॉइंट भी हम बीच बीच में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल। तो इट कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर, मतलब ये सब बाबू लोग आ गए यहाँ पर, जितने भी क्लर्क होते हैं उनकी बात हो रही है बेटा। मेन टास्क इज टू इंश्योर actual implementation of the policy as per direction of top and middle level manager। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये लोग एक्चुअल जो काम इनने डिसाइड किया, जो प्लान बनाया था टॉप लेवल में, उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी वर्कर के ग्रीवियंसेस है, मतलब समस्या है बेटा, समस्या तो है सबके साथ, है ना, जीवन में सबके साथ है, बस नजरिए की है बात। तो बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर, सीधी सी बात है, जो समस्या है वो किसको बताता है, जो
लोअर लेवल है वो मिडिल को बताता है, फिर मिडिल वाला टॉप को बताता है। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर, पहला गुड वर्किंग कंडीशन और एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, मतलब जो लोअर लेवल पे मैनेजर काम कर रहे हैं उनका वर्कर के साथ एक अच्छा संबंध डेवलप होना, साथ ही साथ टॉप मिडिल इन सबको एक साथ लेकर चलना ताकि एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे। देखो एक अच्छी जगह होगी तो काम करने में क्या आएगा, मजा आएगा। आगे देखते हैं, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करना, एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करने का काम कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो किसको देना, वर्कर को देना, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ क्या करते हैं बेटा, इंगेज करते हैं, क्या करते हैं, इंगेज करते हैं। चलो, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर, और जो भी वर्कर की समस्याएं हैं उसको बताना, किसको, मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल किसको बताता है, मिडिल लेवल बताता है टॉप लेवल को, फिर टॉप लेवल वाला उसको हल कर देता है। आगे देखते हैं फंक्शंस, चलो भैया, जिसका मुझे था इंतजार, आ गया बेटा वो घड़ी आ गई। अब यहाँ पर आ गए हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या आ गए हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तुमको क्या लगा किसका इंतजार होगा, भाई इसी का इंतजार था, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने हमको इसके ऊपर दे दिए हैं 5 चैप्टर्स। क्या दे दिए बच्चों, 5 चैप्टर। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे पोस्ट डीसी, तो कमेंट में भी कर दो पोस्ट डीसी, क्या कर दोगे, पोस्ट डीसी, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, बाकी डिटेल में तो इन्हीं के लेक्चर्स के अंदर हम इसकी बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या पढ़ना है, एक तरीके से डिटेलिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। क्या आता है बेटा, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। प्लानिंग का मतलब है पहले से सोच लेना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा। सीधी सी बात है, जो भी स्टैंडर्ड टारगेट है उसको सेट कर देना। क्या कर देना, टारगेट को सेट कर देना, ठीक है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन। ये देखो इरेजर पहले आ जा रही है, अरे भाई जीवन में पहले अंडरलाइन तो करने दो फिर मिटाएंगे। बाय whom इट इज टू बी डन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है, जो हमारे गैप को फुलफिल करता है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूं और आने वाले फ्यूचर में मुझे कहाँ पहुंचना है। तो इस बीच का जो रास्ता है क्या है, मेरी प्लानिंग है। आज मैं आने वाले फ्यूचर के बारे में जो सोच रहा हूँ, पहले से सब डिसाइड कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ। तो प्लानिंग मीन्स पहले से सोच लेना क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन उस काम को करेगा और किसके द्वारा वो काम किया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल and human resource to establish the most productive relation for the achievement of specific goal of an organization। कभी कभार आ जाती है बेटा ऐसे इंग्लिश की आत्मा। आगे देखते हैं, organizing is to be assigned duty, grouping task, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan। अब देखो प्लान तो कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है, अब उसके लिए क्या करना है, रिसोर्सेज अरेंज करना है, लोगों को ड्यूटीज असाइन करना है, ठीक है, वर्क को क्या करना है, बांटना है, एक तरीके से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले वर्क को पहचानो, फिर उसको बांट दो, फिर वो एक काम को जॉब बोलो, फिर वो जॉब पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके स्किल क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे दो। मतलब ओवरऑल क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, चीजों को अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कौन कौन से, फिजिकल, फाइनेंशियल समझ रहे हो ना, और ह्यूमन, क्योंकि काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स। तो इन सारी चीजों का अरेंजमेंट करना, मैन एंड मटेरियल का, अगर अच्छी भाषा में बोले तो मैन एंड मटेरियल का अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है बेटा स्टाफिंग। क्या आता है, स्टाफिंग। ये मुझे बहुत पसंद है भाई, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं क्या है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन। देखो जीवन में भी सही इंसान चाहिए, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। देखो अगर सही इंसान मिल जाए तो सही काम हो जाएगा, सही काम सही समय पर हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। इसलिए मुझे ये फंक्शन क्या है, पसंद है। एक बार जीवन में है ना, मैं फ्लो में चला जाता हूँ, अगर सही इंसान आ जाए तो जीवन में आप बहुत ऊपर जा सकते हो।
और नहीं तो फिर आप लोग सब जानते हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं अपन सब। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। सही इंसान को ढूंढना सही समय पर सही क्वालिफिकेशन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टाफिंग बोलते हैं। अब आता है डायरेक्टिंग, है ना, अब हम बनेंगे डायरेक्टर। क्या बनेंगे, डायरेक्टर। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। अब देखो लोग आ गए, अब उनको बताओ ना क्या करना है, कि क्या करना है, और देखो, है ना, जीवन में देखना बहुत जरूरी है कि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सिंपल शब्दों में कि अब जब लोग आ चुके हैं तो उनको डायरेक्शन दो कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और देखो कि वो सही से अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, फील फ्री टू कांटेक्ट, है ना, घबराना नहीं। और बिल्कुल व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, पुरानी वीडियोस में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आता है हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन। क्या होता है, एक तरीके से लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ अपने एफर्ट्स को लगाएं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। मतलब लोगों को बताओ कि क्या काम करना है और देखो कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं कंट्रोलिंग। क्या आता है बेटा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, एकदम मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ऐसा बड़ा सा अक्षर दिखता है, फिर थोड़ा सा दूर होना पड़ता है, तो यहाँ पर कई बार वर्ड लंबा खिंचाया जाता है ना, सुरताल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हमने 5 फंक्शन देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हमने क्या बनाया था बेटा, प्लान, मतलब हमने परफॉर्मेंस को प्लान किया था। अब उसी प्लान परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, है, बांध के नहीं रखते। कंट्रोल करने का मतलब बांध के नहीं रखना है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो आपका एक्चुअल अब आउटकम आया है, जो एक्चुअल आपका आउटपुट आया है, उसको आपके प्लान्ड आउटपुट से क्या करना बेटा, कंपेयर करना। और कंपेयर करने में देखो अगर कोई डिफरेंस आता है, कोई डेविएशन आता है, तो उसको सुधारो, टेकिंग करेक्टिव मेजर। आप सही रास्ता चुनो, उसको सुधारो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करो, अचीव करो, है ना। कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर, उसको प्रिवेंट करो, उसको सही करो कि वो गोल कैसे अचीव हो पाएगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करो। मतलब प्लानिंग में सोच लिया, अब मैं शॉर्ट में एक बार रिकैप करता हूँ। प्लानिंग मतलब पहले से सोच लिया क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन उस काम को करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीजों को, मैन एंड मटेरियल को अरेंज कर दिया। जब सारी चीजें हो गई तो भैया काम करने के लिए लोग चाहिए, हमने सही इंसान को ढूंढा सही समय पर सही काम के लिए। फिर डायरेक्टिंग का मतलब अब लोग आ गए तो उनको बताओ क्या करना है, और देखो कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब कंट्रोलिंग के अंदर, है ना, ये इरेजर बार बार आ जाती है। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोलिंग के अंदर जो हमने यहाँ पर प्लान बनाया था, जो प्लान परफॉर्मेंस लेकर आए थे, उसको कंपेयर करेंगे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये भैया स्लाइड खाली है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, पर हमको ये कोरा नहीं रखना है, हमको इसको ऐसे फुलफिल करना है, क्योंकि हम किससे पढ़ रहे हैं, हम अपने प्यारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, है ना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, अब देखो यही मैं बात कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों, आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो तो हम एक अच्छे गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है भाई, तालमेल, है ना, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सबको इंटीग्रेट करना और एक डायरेक्शन में ले जाना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, एक फोर्स है, ठीक है, जो जितने भी फंक्शन अभी अपन ने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब ये सब करने वाला भी तो डिपार्टमेंट है। अब अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है, ध्यान रखना, है ना, कोऑर्डिनेशन भी एक इंटेंजिबल फोर्स है बेटा, दिखती नहीं है, पर ये सबको बाइंड करके रखती है, जितने भी फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो ये जितने भी फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट के अंदर उनको अच्छे से हम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। आगे अगर हम बढ़े तो द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस
its various activity, purchase, sale, production, finance, etc. so that objective of business can be easily achieved. देखो business के अंदर ढेर सारी एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी करने वाले ह्यूमन बीइंग है। अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अब ये भैया है हमारे, ये अभी मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, हाथ से नीचे गिर गए। अब इनने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो क्या वीडियो आगे बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। तो कोऑर्डिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में भी हमको हर जगह क्या करके चलना है? कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो जितने भी फंक्शन है उनको क्या करती है? बाइंड करती है। मैं बार बार कुछ पॉइंट्स पे, कुछ वर्ड्स पे क्या कर रहा हूँ? एम्फेसिस कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स से केस स्टडी में काम आएंगे। अब देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ओवरलैपिंग होगी, एक ही काम बार बार हो सकता है क्योंकि भाई आपस में बातचीत ही नहीं है, एक इंसान वही काम कर रहा है, दूसरा भी वही करेगा। डुप्लीकेशन, काम डबल हो जाएगा और डिले हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। अब इंसान आपस में तालमेल के साथ काम ही नहीं करेगा तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा? सर कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आप तो हमें ये बता दो। तो बेटा एक बात बताता हूँ, हर इंसान एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, हर इंसान का माइंडसेट क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद तो उसका एक ही टारगेट है ना कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की नीड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब सबका माइंडसेट चेंज करके, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके एक डायरेक्शन में ले जाना टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? पहला कारण, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, ध्यान से सुनना, टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। कैसे? इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सब, अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था ना, ये सारे फंक्शन को क्या करता है बेटा? बाइंड करता है। तो सारे फंक्शन को क्या रहता है? परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि जो आपका गोल है उसके हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इन इफेक्टिव इफ देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। आप देखो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं, तो अगर उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। स्टाफिंग में तो भाई लोग काम करते हैं, रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, एबिलिटी चाहिए इंडिविजुअल की हु इज सेलेक्टेड टू परफॉर्म अ जॉब। अब काम करने के लिए लोग हमने रखे तो उनकी स्किल आपस में कोऑर्डिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड ऑफ नो वर्थ इफ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो डायरेक्शन भी हम कब कर पाएंगे? जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारे कैमरा वाले भैया हैं, मैं इनको बोलूं भैया थोड़ा सा आईएसओ नीचे कर लो, अब ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वहां से चटक गए। तो हमारे बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंश्योरिंग द एक्चुअल रिजल्ट आर फ्रूटफुल। देखो कंट्रोलिंग में भी क्या होता है? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो अगर ये सारे फंक्शन है ना, ज्यादा हो गया बेटा, ये सारे फंक्शन अगर हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्या हो पाएगा? अचीव हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट हर लेवल। भैया हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेवल की बात नहीं है ना, लेवल के साथ साथ दुनिया जहां में आप कहीं भी चले जाओ आपको कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। अगर टॉप लेवल वाला मिडिल की नहीं सुनेगा, मिडिल वाली लोअर की नहीं सुनेगा और वापस से लोअर वाला मिडिल की नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेशन है ये डगमगा जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बोलूं, अगर एक लाइन बोलूं तो वो गलत नहीं होगी, और अगर सही हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि अगर मैं बोलूं ना कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना बाकी कोई फंक्शन कोई काम के नहीं है। जैसे बहुत सारी सब्जी में अपना आलू फिट हो जाता है, बिना आलू के सब्जी नहीं बन रही है, तो वैसे ही हमारे फंक्शन में कौन आ जाता है? कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी है डिपार्टमेंट की उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है और टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। अब आता है क्या क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ इंटीग्रेट, ये आ गया भाई, देखो मैं किसी को याद करता हूँ वो आ ही जाता है। तो कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट, ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं उनको इकट्ठा करता है, टूवर्ड्स डायरेक्ट करता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको एक फोर्स बाइंड करती है जो टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, कि सबके इंडिविजुअल एफर्ट्स को, है ना, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स को डायरेक्ट करना एक डायरेक्शन में टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, फीचर होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है भाई आज तालमेल कर लेते हैं कल नहीं करेंगे, जीवन भर, ठीक है, जीवन भर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है जब से लेकर और जब तक वो चलती जा रही है, जितने भी फंक्शन है, देखो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, और फिर दूसरा गोल आएगा तो उसकी प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक। ये जो मैनेजमेंट है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये लगातार क्या होगा बेटा, चलता जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल है भाई, कहीं भी चले जाओ कोऑर्डिनेशन की नीड है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेशन है, आप पढ़ रहे हो, इसमें भी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये हर जगह लगता है। और कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन से ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, काम डुप्लीकेट नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, देखो ये भी एक डेलिबरेटरी फंक्शन है, ठीक है, जानबूझकर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजर की जिम्मेदारी है। घर में सबको एक साथ लेके चलने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पापा की होती है। वैसे ही यहाँ पर हमारा जो फंक्शंस का पापा है वो कौन है बेटा, कोऑर्डिनेशन है। क्यों, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होंगे ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजर की जिम्मेदारी है। कि पापा की भूमिका कौन निभाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर निभाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, अब भी मैंने बोला था कि ये जानबूझकर भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपस में तालमेल ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लगभग लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला है ग्रोथ इन साइज। ध्यान से देखना, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होते जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ती है। जैसे एक या दो लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन की नीड कम है, लेकिन जब ये 100 से 200 लोग हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो भी बढ़ जाएगी, किसकी, कोऑर्डिनेशन की। तो ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ते जाती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जैसे इसको पढ़ते हैं, ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिवीजन बने हुए हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी खुद की पॉलिसी है, उनका अपना स्टाइल है भाई, स्टाइल में रहने का। तो ये इनका खुद का क्या है बच्चों, स्टाइल है काम करने का। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल हो, वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, और अकेले वर्क तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर उनका आपस में नेसेसरी हो जाता है कि वो एक साथ काम करे। देखो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन मुझे बुक के साथ कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा कि टॉपिक क्या है, पढ़ाने को तो मैं कुछ पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, क्योंकि जितने भी डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आइसोलेशन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। लास्ट आता है स्पेशलाइजेशन। भाई देखो ये तो बहुत जरूरी है जीवन में। और एक बात मैं आपको और समझाता हूँ आज, कि लाइफ में कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप अकेले नहीं हो जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, आप अकेले नहीं हो जो सब काम कर रहे हो, पूरी टीम काम कर रही है। तो इंडिविजुअली कभी अपने आप पे इस चीज का घमंड नहीं करना कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं सिस्टम नहीं हूं, मैं सिस्टम का एक पार्ट हूं। अगर आप ये समझ के चलेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोस्टली स्पेशलिस्ट है फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। बात करें तो यहाँ पर हर इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो किसी ना किसी चीज में क्या है, स्पेशलिस्ट है ना। वो जाता है कि मुझे हर जगह क्या मिले, प्रायोरिटी मिले। तो इसमें क्या होता है, एक ईगो आ जाता है, और ईगो में क्या होता है, कई बार जब दो स्पेशलिस्ट लोग मिलते हैं तो आपस में भिड़ जाते हैं। तो जहां स्पेशलाइजेशन आ जाए वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की जो नीड है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इसको एक दो बार देखना है, समझना है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, मैं आपको या तो उसके लिए सेपरेट वीडियो डाल देंगे, या तो हम आपको वहीं पर वो एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबके यूजर नेम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और क्या इंप्रूवमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। सर ये चीज और सुधारी जा सकती है, ऐसा किया जा सकता है, ये सब कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। पढ़ते रहो, लिखते रहो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर करते रहो, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।